हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट वाईफाई स्टडी में। मेरा नाम धर्मपाल। आज ज्योग्राफी के अंदर जल धाराएं कराएंगे हम। और शुरू करने से पहले आपको याद करवा दूँ कि हमारा चैनल का नाम शॉर्ट वाईफाई स्टडी है। जिसको जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हम और मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें स्टडी से रिलेटेड। और आज शाम को मेरी एक बहुत ही अच्छी वीडियो आएगी, मोटिवेशनल वीडियो, जिसको जिसको देखकर आपके अंदर ऊर्जा भर जाएगी। स्टडी से संबंधित बहुत ही अच्छी वीडियो आएगी, लाइव वीडियो होगी, देखना। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे की शुरुआत करते हैं। जल धाराएं, ये भूगोल का एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो कि अपने जल के संबंधित है, जिसके अंदर ज्वार भाटा वगैरह कैसे आता है, हमारी धाराएं कैसे चलती है, जल की धाराएं किस तरफ कैसे चलती है, उसके बारे में आज हम पता करेंगे। पहले तो देखते हैं अभी महासागरीय जल धाराएं होती क्या है। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि के प्रवाह को महासागरीय जल धारा कहते हैं। मान लो एक हवा चल रही है और एक निश्चित दूरी की तरफ वो लंबी दूरी तक चलती रहती है और एक निश्चित सीमा में चलती रहती है, उसी को ही क्या कहते हैं, महासागरीय जल धारा कहते हैं। याद रखना भी, महासागरीय जल धारा को क्या कहते हैं। यह धारा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाइयों? दो प्रकार की होती है, एक गर्म जल धारा, एक ठंडी जल धारा। मतलब जो एक तो गर्म पानी की जल धारा होती है, एक ठंडे पानी की जल धारा होती है। इस चैनल को जितना उसके सब्सक्राइब करें। आपको आगे की बात करते हैं। गर्म जल धारा क्या होती है? निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जल धाराओं को गर्म जल धारा कहते हैं। ये क्या कहता है भाई? निम्न अक्षांशों में मतलब छोटे कोनों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों मतलब जहाँ अधिक गर्म स्थानों की ओर से बहने वाली जल धाराओं को गर्म जल धारा कहते हैं। याद रखना, यह प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। भूमध्य रेखाओं से किधर की ओर चलती है भी? ध्रुवों की ओर चलती है। इनके जल का तापमान गर्म मार्ग में इनका जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, इनका जो तापमान होता है, जो मार्ग के अंदर से पानी मिलता है उससे भी अधिक होता है। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर हम नहाने के लिए पानी लेके जाएंगे गर्म पानी, तो वहाँ का माहौल एक बार तो ठंडा होगा, जब गर्म पानी अंदर जाएगा तो उसके भाप से क्या भी वहाँ का माहौल भी गर्म हो जाएगा। उसी प्रकार ये धाराएं जहाँ जाती है वहाँ का माहौल भी क्या है, गर्म कर देती है। फिर बात करते हैं ठंडी जलधारा क्या होती है। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली, उच्च मतलब हाई लेवल से, मतलब जहाँ पे कम गर्म हो और ठंडक अधिक हो, उस लेवल पे चलने वाली निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली और नीचे की तरफ जाने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। जैसे मान लो झरनों से नीचे गिरती है तो ठंडी तो हो जाती है। ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। वो किधर से को चलती थी भी? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। और ये उल्टी चलती है अभी, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इनके जल के तापमान रास्ते आने वाले जल के तापमान से भी कम होता है। इनका जो जल का तापमान होता है वो रास्ते में जितना भी जल आता है उससे भी कम होता है। यह धाराएं जिस क्षेत्रों में चलती है वहाँ तापमान घटा देती है। मान लो अगर आप किसी गर्म स्थान के अंदर हैं वो, और वहाँ पे ठंडी चीज की ले गई, वहाँ उस भाप से वो भी ठंडी हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाएं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रभावित होती है। उत्तरी गोलार्ध की जो जलधाराएं वो अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रभावित होती है। यह कोरियोलिस बल के प्रभाव से होती है। एक बल है भी, उसके बल के कारण ये सब कुछ होता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपने दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाईं ओर प्रभावित होती है। महासागरीय जल धाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर अपवाद है भी, हिंद महासागर, जो कि वो उसके दाएं ना चलकर बाएं चलता है। ठीक है, अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जल धाराएं ठंडे सागरों की ओर बड़ी इस भाग में जल इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ चलती है। हाँ, जब मानसून आती है उसके साथ चलती है। गर्म जल धाराएं ठंडी जल धाराएं गर्म सागरों की ओर
बहने लगती है, मतलब विपरीत हो जाती है। प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं कहाँ कहाँ पाई जाती है? उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा क्यूरेशियो की जल धारा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जल प्रवाह, एलिनिनो जल धारा, सुसीमा के की जल धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जल धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जल धारा, विपरीत विषुवतीय रेखीय जल धारा। प्रशांत महासागर की ठंडी जल धाराएं: क्यूराइल विषुवत रेखीय जल धारा, कैलिफोर्निया की जल धारा, हम्बोल्ट और पेरुवियन की जल धारा, अंटार्कटिका की जल धारा। मतलब इनको समझाने की जरूरत, ये नाम ही पूछते हैं। प्रसाद के अंदर ठंडी जल धाराएं कौन सी पाई जाती है? अंटार्कटिका महासागर की गर्म जल धाराएं कौन कौन सी है अभी? उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा, गल्फ स्ट्रीम जल धारा, फ्लोरिडा जल धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जल धारा, ब्राजील जल धारा, विपरीत विषुवत रेखीय गिनी जल धारा। फिर आया हाँ इसका इरीमेजर की जल धारा। अंटार्कटिका महासागर की ठंडी जल धाराएं: लेब्राडोर की जलधारा, ब्रेगुल्ला की जलधारा, कनारी जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, फोकलैंड की जलधारा। इस चैनल को जितना उसके लाइक करें। हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, ग्रलहास की जलधारा। अब हिंद महासागर की ठंडी एवं स्थायी जलधाराएं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ठीक है, हिंद महासागर की जो ठंडी एवं स्थायी जलधाराएं वो कौन सी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। नोट के अंदर कुछ बात बता दें हमको। हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है, मतलब विपरीत हो जाती है एक दूसरे के। सारगेसो सागर क्या है? सारगेसो सागर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रभावित होने वाली जल धाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। ये क्या कहता है? जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है वहाँ 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य बीच के अंदर जो मान लो इधर से भी धारा आ रही है और इधर से भी धारा आ रही है और बीच के अंदर जो स्थित है, मतलब उसको जो स्थिर रख रही है, ना ही ये हवा इधर को जाने देती है और ना ही ये हवा इधर को जाने, ये बीच के अंदर स्थिर रख रही है। ठीक है, पश्चिमी देशांतरों मध्य चारों विपरीत होने वाली जल धाराओं के मध्य स्थिर शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। पता लग गया भी इसको सारगेसो किस तरह, मतलब चारों तरफ से उसको हवा लगने के कारण वो बीच में स्थिर रहती है। इसको किस उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्कर बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है, मोटी समुद्री घास तैरती है। अभी सारगेसो इसका नाम क्यों रखा गया उसके बारे में। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगोशम कहते हैं। जो इस पर घास तैरती है इसी कारण उस घास को किस नाम, पुर्तगाली में किस नाम से जाना जाता है? सारगोशम के नाम से, गेशम के नाम से, सॉरी, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगेसो सागर रखा गया। सारगेसो जड़ विहीन घास है, याद रहेगा भी सारगेसो है जो जड़ विहीन घास है, इसकी जड़ नहीं होती है, ऊपर ऊपर ही तैरता है, बहुत ही गाढ़े रूप में। तो दिखाएंगे कैसी होती है। सारगेसो सागर क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 11,000 वर्ग किलोमीटर। सारगेसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा। सारगेसो सागर को सर्वप्रथम किसने देखा भाई? स्पेन के नागरिकों ने। याद रखना भी, किसने देखा? स्पेन के नाविकों ने। सारगेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है, महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है भी। न्यूजीलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा मिलती है। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक स्थित है। याद रखना भी, यहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती है अधिक। न्यूफाउंडलैंड में पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान है भी, इसको
ग्रेट बैंक स्थित भी कहते हैं। गर्म एवं बड़ी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ प्लेक्टन नामक घास मिलती है। प्लेक्टन नामक घास मिलती है अभी, जिसमें उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। मत्स्य मतलब मछली उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। जापान के निकट क्यूरो सीवो की गर्म जलधारा तथा ओए सीवो की ठंडी जलधारा के जल के मिलाने से वहां पर होना घना कुहासा छाया रहता है। कुहासा मतलब छाया सी छाई रहती है, किसकी? घासों की। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्यों आता है? अभी जलधाराएं तो खत्म हो गई है, ज्वार भाटे की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजकल नहीं पता लोगों को। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमारे चैनल का नाम शॉर्ट वाईफाई स्टडी है। जिसको जितना उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुरू करते हैं। ज्वार भाटा चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। चंद्रमा एवं जो सूर्य है वो आपस के अंदर जब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, मान लो ये चंद्रमा है और ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, मतलब ये क्या, इसके चारों ओर जो चंद्रमा है वो क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, और सूर्य है जो ग्रह है। ठीक है, ये इसके चारों ओर क्या है? चक्कर लगाते हैं। हम सोचते हैं पृथ्वी घूमता, नहीं, सूर्य ही घूमता है। ठीक है, पृथ्वी अपने एक स्थान पर स्थिर है शायद। और अब जब ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो इसके अंदर क्या है? उफान आता है, उफान आता है। और जब वो पूर्णिमा और अमावस्या होता है, जब इसके अंदर उफान आता है और जब सबसे बड़ा ज्वार भाटा आता है। ये तो उस दिन की बात है जब सबसे बड़ा ज्वार भाटा आता है, लेकिन ये आपस के अंदर जब भी पहली किरण और अंतिम किरण डालते हैं, तब ज्वार इस समुद्रों के अंदर एक उफान आता है। उफान के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न हो जाता है। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार, सागरीय जल के ऊपर उठता है, जैसे ही सागर से ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल को नीचे गिरने पर पीछे लौटने सागर की ओर भाटा कहते हैं। देखो इस प्रकार, जब मान लो ये समुद्र है, इसके अंदर जब उफान आता है ऐसे पानी का, तो ये जब ऊपर उठता है तो ये क्या कहलाता भी? ज्वार कहलाता है। ठीक है, और ऊपर उठने के बाद जब ये धाराएं किनारों की तरफ ऐसे जाती है, जाने के बाद जब ये वापस लौटती है इसी प्रकार, तो उसको क्या कहते हैं अभी? भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटा। इस प्रकार ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है। चंद्रमा का जो ज्वार आता है वो सूर्य की अपेक्षा क्या होता है? दुगना, क्योंकि जो सूर्य है, जो चंद्रमा है सूर्य से अधिक नजदीक है पृथ्वी के, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट है। यह आपको मैंने बता ही दिया। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, ये आपको मैंने अभी बताया है। अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, बहुत ही ऊंचा और बड़ा ज्वार आता है। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को, दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र को समकोण बनाती है। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं। अतः इन दिन निमन ज्वार उत्पन्न होता है, मतलब जो क्या है, इनकी जो पावर है वो आकर्षण करने में स्थिर हो जाती है, इसके कारण यह निमन ज्वार उत्पन्न होता है। क्या कहता है? दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र को, मान लो ये पृथ्वी है, इनका केंद्र यहाँ से लेकर समकोण बनाती है। समकोण होता है ऐसे। इस स्थिति में यहाँ मान लो ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, ये जब इन समकोण बना लेती है तो इनका प्रभाव क्या हो जाता है? जो सागरों के अंदर कम होता है, इसके कारण भी छोटा ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन
अंडरलाइन रखना भी, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर जहाँ पे समुद्र या सागर है, प्रत्येक स्थान प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार आता है। 12 घंटे 26 मिनट बाद क्या आता है? ज्वार आता है। ज्वार के 6 घंटे बाद, 6 घंटे 13 मिनट के बाद क्या आता है? भाटा आता है। ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद क्या आता है? भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं। ज्वार क्या आते हैं? प्रतिदिन 2 बार आते हैं। एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथ साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार आते हैं। क्यों आते हैं? यह 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतराल पर पहुंचते हैं। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अंतिम में यही कहूँगा, हमारा चैनल का नाम शॉर्ट वाईफाई स्टडी है। जिसको जितना उसके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। पढ़ाया जा रहा है धर्मपाल सर द्वारा। और आपको बता दूं, ये पिक देखो, ये सारगेसो घास है। क्या भी ये सारगेसो घास है, और ये सनलाइट है, और ये है ज्वार भाटा। देख लेना ध्यान से। सनलाइट ओपन नहीं हो रही, ये तो बता देता। और ये सारगेसो, सनलाइट और ज्वार भाटा। अपनी वीडियो कंप्लीट होती है यहीं से। धन्यवाद।